चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक कर लें, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस नए टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? एवरेज। और एवरेज को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? औसत। और औसत टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और एवरेज को किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या हमें विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम आपके लिए रखेंगे और क्वेश्चंस अभी तुरंत नहीं कराएंगे, पहले तो हम आपको पूरा बेसिक सिखाएंगे। तो ये पूरा फंडामेंटल क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, और फाउंडेशन क्लास में आप लोग पहले पूरा बेसिक सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? और टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? औसत। और औसत को हिंदी में क्या बोलते हैं? एवरेज। सवाल के बारे में बात करें, कोई भी एग्जाम देंगे तो एवरेज के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसमें भी 2 से 3 सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे। साथ में कुछ टॉपिक्स और पढ़ते हैं जिसमें औसत का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एवरेज है क्या, ये पूरा फंडामेंटल बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं आपको समझाना और सिखाना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, टॉपिक लिखिएगा बच्चे एवरेज, और यहीं से क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें, अभी ध्यान से देखिएगा। पढ़ना कैसे है पहले मैं ये बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में आप लोग केवल बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एवरेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लगभग 5 भागों में मैंने पढ़ाना है आपको पूरा एवरेज टॉपिक। उसके बाद क्लास सीट के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्लास सीट के क्वेश्चन करने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों रहेगा, उसको भी आपको देखना होगा, और उसमें हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा, उसको भी आपको करना है। अगर उसमें कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना है, जैसे मैंने रेशियो का दिया था वैसे इसका भी दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? एवरेज। और एवरेज का हिंदी क्या होता है पहले हम इस पे चलते हैं। तो एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? औसत। क्या बोलते हैं? औसत। इसको माध्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्य। माध्य का मतलब क्या बोला जाता है? मीन। क्या बोला जाता है? मीन। तो एवरेज का मतलब मीन भी होता है, एवरेज का मतलब माध्य भी होता है, और एवरेज का मतलब औसत भी होता है। क्लियर है कि नहीं? तो औसत का मीनिंग क्या है, इस बात पे अगर हम चलें तो एवरेज निकालते कैसे हैं अगर मैं ये समझा दूं तो एवरेज होता क्या है आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब एवरेज को अगर कोई पूछे व्हाट इज एवरेज, तो आप बोल सकते हैं औसत एक ऐसा मान होता है जो सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सके, सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सके। इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे, इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर उनके लिए एक भंडारा किया गया तो हर एक व्यक्ति अलग अलग पूड़ी खाएगा। एक आदमी 5 पूड़ी मारेगा, एक आदमी 10 पूड़ी मारेगा, एक आदमी 3 पूड़ी खाएगा, एक आदमी 1 पूड़ी खाएगा, एक आदमी 20 पूड़ी खाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब ये बताओ, एक बार तो भंडारा कर दिए, अब दोबारा फिर से मूड है हमारा भंडारा करने का। अब दोबारा भंडारा करना है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी पूड़ी बनवानी है? क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे कि जितने लोगों ने पूड़ी खाया था उन सबकी जितने भी पूड़ी की संख्या थी, सबकी पूड़ियों को क्या कर देंगे? टोटल। क्या कर देंगे? टोटल। जैसे एक आदमी ने 10 खाया था, एक आदमी ने 15, एक ने 3, एक ने 4, तो इन सबको टोटल कर लेंगे। और टोटल करने के बाद जितने लोगों थे, संख्याएं जितने लोगों की थी, जैसे मान लो 50 लोग थे तो डिवाइड किससे कर देंगे? 50। तो इसमें कुछ संख्या आ जाएगा पूड़ियों का, और वो पूड़ियों की संख्या ऐसी होंगी जिसको हम बोलेंगे औसत। क्या बोलेंगे? औसत। और हम ये बोल देंगे सामने वाला जब कुक आएगा कि औसतन हमें इतनी पूड़ी बनवानी है, इतनी पूड़ी एक आदमी बनाएगा, तो जितने भी आदमी होंगे उतने के हिसाब से जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? जैसे देखते होंगे शादियों में जो खाना बनता है, तो शादियों में खाना किस हिसाब से कुक बनाता है? जो भी कैटरिंग वाला रहता है वो सबसे पहले पूछता है कितने संख्या है आप ये बताइए, और उसको ये बात पता है कि औसतन एक आदमी इतना खा सकता है। क्लियर है कि नहीं? अब औसतन एक आदमी इतना खा सकता है, क्योंकि जब शादी में आते हैं तो सभी लोग तो खाने वाले आते नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा खा के चले जाते हैं। क्लियर है? और कुछ लोग होते हैं केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं। तो दोनों को देखते हुए कैटरिंग वाला डिसाइड करता है, जैसे अब 1000 लोग आ रहे हैं तो बोलता है भैया मैं 700 लोग का खाना बना दूंगा। कितने लोग का बना दूंगा? 700। आपका 1000 तक चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो उस हिसाब से वो एक एवरेज निकालता है कि इतना खाना मुझे बनाना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी भी काम को करते वक्त औसत आपका काफी काम आता है। औसत एक वैल्यू निकाली जाती है जो लगभग सभी लोगों पे उतना आपका सामान वेस्ट ना हो और प्रॉपर बन जाए। क्लियर है ना? इसलिए आपको क्या निकालना पड़ता है? औसत। इसलिए क्या निकालना पड़ता है? एवरेज। तो एवरेज क्या है ये बात क्लियर हुआ। तो एवरेज की डेफिनेशन अगर हम बोले तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो बराबर बराबर सबको बांटा जा सके। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चे? औसत। क्लियर है कि नहीं?
एक ऐसा मान है जिसको हम बराबर बराबर बांट सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? औसत। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि अगर हमने बताया कि मान लो 5 लोगों का हम लोगों ने खाना किया। कितने लोगों का खाना किया? 5 लोगों का। एक आदमी ने 10 पूड़ी खाया, दूसरे आदमी ने 8 पूड़ी खाया, तीसरे आदमी ने 5 पूड़ी खाया और एक आदमी ने कोई पूड़ी ही नहीं खाया, भूखा था। क्लियर है? मतलब नहीं खाया, वो व्रत था उसका। अब एक आदमी ने खाया 20 पूड़ी। क्लियर है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति ये देखा 5 लोग इस तरीके से खा रहे हैं, अगली बार फिर से कभी भी उनका न्योता करना हुआ, फिर से उन्हें खाना देना हुआ, तो अब वो कितने औसतन पूड़ी के हिसाब से वो बनाएगा? मतलब वो उसको पता चल जाना चाहिए कुक को कि किस हिसाब से वो पूड़ी बनाएगा। आज तो 5 लोग आए, हो सकता है कल 10 लोग आए, हो सकता है कल 20 लोग आए, तो कितना पूड़ी एक बनाना पड़ेगा? तो इसके लिए वो क्या करेगा कि पहले बोलेगा सर इनका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। तो कैसे निकालेगा? सबके पूड़ियों की संख्या को जोड़ेगा पहले। तो ये बताइए कितना खाया था? 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, और 23 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43। कितना आ जाएगा? 43। तो टोटल कितनी पूड़ी हो गई बच्चे? 43। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? और ये कितने लोगों ने खाया है बताइए? 1 2 3 4 5। तो जितने लोगों ने खाया है उनकी संख्या को नीचे लिख देंगे, 5 लोगों ने। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब 43 पूड़ी कितने लोग खा जाते हैं? 5 लोग। तो उस हिसाब से औसतन कितनी पूड़ी खा रहे होंगे इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, 5 छिक्के 30। क्लियर है कि नहीं? मतलब औसतन एक आदमी कितनी पूड़ी खा रहा है बच्चे? 8.5 लगभग। कितना खा रहा है? 8.6। क्लियर है? कल के दिन उसके पास आ जाते हैं मान लो 100 लोग, 100 पर्सन आ रहे हैं, तो वो कितने पूड़ी के हिसाब से पैसा लेगा? तो बोलेगा भैया देखो औसतन 8.6 पूड़ी लोग खा रहे हैं आपके क्षेत्र के। ठीक है? तो अगर 100 लोग आएंगे तो एक आदमी का 8.6 पूड़ी बैठता है, तो ऐसे 100 आदमी का कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा सर? 860। कितना आ जाएगा? 800। तो 100 आदमियों के लिए लगभग कितनी पूड़ी बना देगा वो? 860। कितनी बना देगा? 860। और इसमें प्लस माइनस करके वो खाते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल पूड़ी कितनी बना दी है वो? 860। अब ये 100 लोग के लिए पर्याप्त रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है। और ये 8.6 पूड़ी का मतलब ये हो गया औसत जो निकाले, मतलब सबको आप 8.6 करके दोगे ना तो भी 43 पूड़ी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो बराबर बराबर सबको बांटी जा सके, लेकिन बराबर बराबर हर लोग लेता नहीं है। कोई आदमी कम खाता है, कोई आदमी, लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू होती है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे क्लास में आप देखते होंगे कि क्लास का एवरेज स्कोर होता है। जैसे बोलते हैं ना कि इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में 95% क्या रहा? मार्क्स रहा। मतलब जो परसेंटेज रहा बच्चों का, जो एवरेज परसेंटेज वो 95% रहा। इसका मतलब क्या सब लोग 95 लाए होंगे? नहीं। कुछ लोग होंगे जो 60 लाए होंगे, कुछ लोग होंगे 70 लाए होंगे, कुछ लोग 100 में 100 लाए होंगे, कुछ लोग 98 लाए होंगे, कुछ 97। लेकिन एक औसतन मार्क्स हम बताते हैं कि इतना मार्क्स था। एक क्लास का पूरी वैल्यू, पूरे स्कूल का जो एवरेज है वो पता चल जाता है कि हाँ ये औसतन आपका है, और उससे कंपैरिजन आप कर सकते हो कि कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन सा क्लास बेहतर है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो एवरेज का कोई ज्यादा विशेष क्या है ये मैंने आपको बताया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। अब ये बात तो आपको पता चल गया। और एवरेज निकालते कैसे हैं ये भी अगर हम लिख दें तो एवरेज औसत निकालने का बेसिक फॉर्मूला यहीं से तैयार होता है कि सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बटे क्या होता है? राशियों की संख्या। तो हम यहां पे लिख देते हैं योग, मतलब हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम, और यहां पे बोलेंगे संख्या। क्या ये बात क्लियर है सभी को? और प्रॉपर लिखना हो तो औसत को हम इस तरीके से लिखते हैं, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है बच्चों? इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या लिखोगे बच्चे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या ये बात क्लियर है सभी को? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि नहीं? तो अगर एवरेज निकालना होगा तो सम अपॉन एन होता है ये एवरेज। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे सम निकालना होगा, क्या निकालना होगा? सम।
तो मैं एवरेज का गुणा किससे कर दूंगा, n से। किससे गुणा कर दूंगा, तिर्यक गुणा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं s निकालना होगा, सम निकालना होगा, तो औसत का गुणा किससे करना होगा, n से। तो अपने आप सम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। जैसे कोई मुझसे पूछे बताओ सर ये बताओ एवरेज आप बोल रहे हो 8.6 पूरी का औसत था, कितने का औसत था, 8.6, और टोटल बच्चे कितने थे, 5, तो टोटल कितनी पूरी खाए थे ये बताइए। सम कितना था, सभी पूरियों का योग कितना था, टोटल कितना था पूरी, तो टोटल पूरी निकालने के लिए एवरेज कितना था, 8.6, और कितने लोग थे बताइए, तो गुणा किससे कर देंगे, 5, और जब गुणा करेंगे तो मालूम है कितना आएगा, 43। कितना आएगा, 43। क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो कभी भी सम निकालना हो तो कैसे करेंगे, एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल मार्क्स निकालना हो या टोटल पूरियों की संख्या निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करते हैं। कोई दिक्कत किसी को। जैसे मान लो इस क्लास में बैठे हैं बच्चे 50 और एक बच्चे का औसत स्कोर है, मान लो 100 नंबर का पेपर था, एक बच्चे का 80 था, एक बच्चे का नहीं, औसत स्कोर कितना था, 80। औसत स्कोर का मतलब एक बच्चे का 80 हम मान के चल रहे हैं, और हमारे पास कितने बच्चे थे, 50, तो टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया गया होगा, तो आप बोलेंगे एवरेज कितना चल रहा है, 80, और कितने लोग थे टोटल, 50, तो टोटल स्कोर कितना होगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, और ये 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा, 4000। तो टोटल मार्क्स कितना आया था, 4000। सबको जोड़ेंगे तो क्लियर है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये एवरेज के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है और एवरेज होता क्या है। क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब इस टॉपिक को कितने तरीके से पढ़ना है, मतलब कितने हिस्सों में हमने बांटा है, वो हम आपको पहले बताते हैं। तो चलिए शुरू करें आगे कहानी को। तो ये जो एवरेज टॉपिक है बच्चे, इसको बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, 4। तो आइए देखते हैं क्या है वो हिस्से। तो एवरेज के बारे में जिक्र करेंगे, औसत के बारे में जिक्र करेंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो 4 हिस्से कौन कौन से, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे, उन संख्याओं का औसत निकालेंगे जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम। जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम। तो उन संख्याओं का औसत निकालेंगे नंबर हैविंग सेम डिफरेंस, नंबर हैविंग सेम डिफरेंस। हिंदी में क्या लिखेंगे, संख्याएं जिनके बीच का अंतर समान हो। संख्या जिनके बीच का अंतर समान हो, उनका हम औसत निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं। नंबर हैविंग सेम डिफरेंस, उन संख्याओं का एवरेज हम निकालना सीखेंगे जिन संख्याओं का बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम। सबसे पहला टाइप यही रहेगा, टाइप 1। फिर दोबारा जब हम आगे पढ़ेंगे, जब इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, तो उन संख्याओं का एवरेज निकलवाना सिखाएंगे जिन संख्याओं का डिफरेंस सेम नहीं होता। नंबर हैविंग डिफरेंस नॉट सेम, बस लिख लो ज्यादा बेटर होगा, डिफरेंस नॉट सेम। उन संख्याओं का हम औसत निकालेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा, अंतर समान ना हो। उन संख्याओं का औसत निकालेंगे जिनका अंतर समान ना हो। ये 2 टाइप तो यही हो गए, जिन संख्याओं का डिफरेंस सेम हो, जिन संख्याओं का डिफरेंस सेम ना हो। तीसरा बच्चे जो होगा, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन से वाले होते हैं, ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह। क्या बोलते हैं, समूह। और समूह में 3 कहानी निकल कर आती है। या तो आपके किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल होगा, शामिल होने का मतलब क्या हो गया, ऐड। तो आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति क्या होगा, शामिल होगा। तो सबसे पहले किसी के शामिल होने के कारण आपकी क्लास का एवरेज बढ़ जाएगा, या एवरेज कम हो जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा। कोई भी प्रक्रिया होगी। ये वाले क्वेश्चन को हमने ग्रुप वाले में रख लिया है, ऐड करना, कोई शामिल होगा। दूसरा बच्चे, आपके ग्रुप से कोई छोड़कर जाएगा। छोड़कर जाने के पहले रिप्लेस वाला पढ़ेंगे, रिप्लेस वाला। और रिप्लेस के बाद कौन सा होगा, लेफ्ट। रिप्लेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। अब एक बच्चा बोलता है सर मैं क्लास छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझे घर जाना पड़ रहा है। एक बच्चा छोड़ के गया। अब दूसरा कोई आया कि सर मैं इसकी जगह मैं आ जाऊंगा।
तो एक बच्चा गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? कि एक गया और उसकी जगह कोई और आ गया, तो इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। और ऐड होने का मतलब ये कि जैसे 50 लोग बच्चे थे और उनमें से एक नया बच्चा भी एडमिशन ले लिया, तो अब कितने बच्चे हो गए? 51। तो ये बच्चे क्या हो गया? शामिल वाली कहानी। क्लियर है? रिप्लेसमेंट मतलब एक गया तो दूसरा आया, तो अभी भी पहले भी 50 थे और अभी भी क्या है? 50 है। लेकिन अगर लेफ्ट वाला कंडीशन होगा तो लेफ्ट वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई छोड़कर जा रहा है। क्या करके जा रहा है बच्चे? छोड़कर। जैसे 50 बच्चे हैं और इसमें से 5 बच्चे बोलते हैं सर हम लोग छोड़कर जा रहे हैं, और 5 बच्चे चले गए, तो अब बच्चे कितने बचे हैं? 45। तो उनके जाने के कारण औसत में क्या प्रभाव पड़ा? हो सकता है एवरेज बढ़ जाए, हो सकता है एवरेज कम हो जाए, बढ़ कम दोनों हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? या तो कांस्टेंट रहे, ना बढ़े ना घटे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 कहानी हम यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐड होना, रिप्लेसमेंट और लेफ्ट। ठीक है, ग्रुप में। तो ये हो गया तीसरा टाइप एवरेज का। तो पहले तो हम ये कराएंगे कि उन संख्याओं का औसत निकालेंगे जिनका डिफरेंस सेम होगा, फिर उन संख्याओं का एवरेज निकालेंगे जिनका डिफरेंस सेम नहीं होगा, फिर ग्रुप वाले क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे बच्चे मिसलेनियस। क्या पढ़ाएंगे? मिसलेनियस। मिसलेनियस सबसे आखिरी होता है। मिसलेनियस में हम विविध क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? विविध। विविध का मतलब हो गया बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, मतलब नए टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन सारे क्वेश्चन को समावेश करके हम यहाँ पे पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। क्लियर है कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट होगा इसका मिसलेनियस। क्लियर है कि नहीं? जब आप इतना पढ़ लेंगे तो एक और चीज आपको पढ़ाया जाएगा लास्ट में। तो देखो, जब ये जो पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे मिसलेनियस तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उसके बाद एक चैप्टर और होता है अलग से, वैसे एवरेज से हट के है वो, जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन एक चैप्टर होता है जिसको हिंदी में प्रमिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग सुने होंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो वो भी एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता, कोई चैप्टर नहीं होता है, वो भी एक औसत निकालने की क्या है? विधि है। औसत निकालने की क्या है? विधि है, एक प्रोसेस, एक मेथड है। तो उस मेथड को आपको बताना होगा लास्ट में, और हो सकता है मैं अभी बताऊं, हो सकता है बाद में बताऊं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हम पढ़ते हैं, मतलब एक कुल मिला के पूरा मैं आपको समरी दे दिया हूं कि चैप्टर किस तरीके से कवर होगा। इससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जितना भी मैंने यहां पे बताया है। एक तो क्लास के क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन, सब कुछ लगा लीजिए, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। पहले बताएं यहां तक ओके सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये एवरेज के बारे में हमने जिक्र किया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उन संख्याओं का औसत निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम। जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो उन संख्याओं का औसत हम निकालना पहले सिखाएंगे, फिर उसके बाद जिसका डिफरेंस सेम नहीं होगा फिर ऐसे अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिएगा पार्ट ए, जिनका डिफरेंस क्या होगा? सेम। सेम डिफरेंस वाली क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या तो नहीं है? लिख लिया है सबने ना? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे पार्ट ए। सेम डिफरेंस वाले उन संख्याओं का औसत हम निकालेंगे जिनका डिफरेंस क्या होता है? सेम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब ये बताने के लिए ध्यान से देखिएगा, तो जिनका डिफरेंस इक्वल होगा हिंदी में लिख देते हैं, अंतर क्या होगा? समान होगा। सबसे पहले हम इनका क्या निकालना सिखाएंगे बच्चे? एवरेज। इनका क्या सिखाना है बच्चे? एवरेज। अब इनका एवरेज निकालने के कितने तरीके हैं? ठीक है, जिनका अंतर समान होगा उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, एवरेज निकालने का बेसिक तरीका तो दुनिया में सबको पता है। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? जो अभी पढ़ाए थे, सभी राशियों को जोड़ दो और जितनी राशि उनसे क्या कर दो? डिवाइड। ये तो पता ही है सभी को, हाँ या ना? सभी राशियों को जोड़ दो और जितनी राशि उससे डिवाइड। ये तो बेसिक फॉर्मूले तो हर जगह लगेगा, चाहे जितने भी टाइप पढ़ाए हैं, सबसे मेन फॉर्मूला यही है। सभी राशियों का योग बटे जितनी राशि है, ये हर जगह लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं, इसमें कोई अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, कहीं आपको ये ना लगे कि सर ये वाला नहीं लगा सकते क्या, तो इसलिए लिख दिए। क्लियर है? अब डिफरेंस अगर सेम होने का मतलब क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो,
जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। एक एग्जाम्पल ले लिया 4, 8, 12, 16, 20। एक एग्जाम्पल ले लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, अब मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल लिए हैं पहले ये बताइए? 4 एग्जाम्पल लिए। चारों का मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए, यहां पे चारों जो मैंने सीरीज लिखी है, पहला सबसे पहली बात 2 चीजें मैं यूज करूंगा, एक तो एवरेज यूज करूंगा शब्द में, और एक और यूज करूंगा पद। क्या यूज करूंगा? पद। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पे बताओ इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं है? कितने का डिफरेंस है? यहां भी, यहां भी, यहां भी 2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो डिफरेंस सेम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यहां पे डिफरेंस कितने कितने का है? बोलते चलिए, कितने कितने का है? तो डिफरेंस सेम है कि नहीं? यहां पे डिफरेंस कितने का है? कितने का है? तो यहां भी डिफरेंस सेम है, यहां पे भी डिफरेंस सेम है कि नहीं? तो अगर डिफरेंस सेम होता है, अगर डिफरेंस सेम होता है, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो संख्याएं लिखी गई हैं ये एक क्रम में लिखी गई है। क्रम मतलब क्या हो गया? बढ़ते क्रम। जैसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। हाँ या ना? तो यहां पे जो नंबर लिखे जाते हैं डिफरेंस सेम तभी होता है जब संख्याएं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाए, किसमें लिखी जाए? या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाए, या तो बढ़ते क्रम में लिखी जाए या तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखी जाए या तो घटते क्रम में, तभी संख्याएं का डिफरेंस क्या होगा? सेम। तभी डिफरेंस क्या होगा? जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता, ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूं, 5वां नंबर। जैसे मान लो लिख देता मैं यहां पे 20, 16, 12, 8, 4। यहां डिफरेंस सेम है कि नहीं है? डिफरेंस सेम है कि नहीं है? कितने कितने का है? 4 का डिफरेंस यहां भी है कि नहीं है? लेकिन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो या तो डिक्रीज हो या तो इंक्रीज हो, मतलब एक क्रम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? क्रम में, एक ऑर्डर में होना चाहिए। बढ़ेगा या तो घटेगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे डिफरेंस सेम मैं कहूंगा क्या? जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया 4, 12, 6, ठीक है, 8, ये बताओ ये डिफरेंस सेम है क्या? यहां पे कितने का? 8 का, यहां पे कितने का? 6 का, यहां पे कितने का? 2 का। और ये ऑर्डर है क्या कोई? पहले बढ़ा फिर घट गया। तो बढ़ेगा घटेगा अगर ऐसा होगा ना, तो वो बच्चे किस में नहीं आता? डिफरेंस सेम में नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होने का मतलब संख्याएं या तो बढ़ते क्रम में लिखा गया होगा या तो घटते क्रम में लिखा गया होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है यहां पे और घटते क्रम में लिखा गया यहां पे। क्लियर है? जब संख्याएं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है तभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम। और संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो औसत कैसे निकालना है? तो पहला तरीका तो सबको क्लियर है, सभी राशियों को जोड़कर जितनी राशि उनसे डिवाइड कर दीजिए। पहला तो सबको पता है, हाँ या ना? दूसरा तरीका ये है बच्चे कि औसत निकालने का, कि यहां पे जो मिड वैल्यू होता है बच्चे, क्या बच्चे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यमान। क्या बोलेंगे? माध्यमान। वही क्या होगा? एवरेज। जो मिड वैल्यू होगा वही क्या होगा? एवरेज। जो माध्यमान होगा वही क्या होगा? एवरेज। ये बात क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, सर माध्यमान होता क्या है? पहले ये बता दो। माध्यमान निकालने के लिए करेंगे क्या? और माध्यमान तभी निकाल सकते हैं जब संख्याएं या तो बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या तो घटते क्रम में। और यहां पे हमने बताया कि जब डिफरेंस सेम होता है तो संख्याएं बढ़ते क्रम और घटते क्रम में पहले से रहता है, हाँ या ना? तो जो माध्यमान होता है वही औसत कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं माध्यमान कौन है। माध्य मतलब जो बीच में है। माध्य मतलब जैसे यहां पे बताओ बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है? कौन दिख रहा है? तो यहां पे एवरेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? यहां पे माध्यमान कौन है? यहां पे एवरेज क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा बच्चे? ठीक है, अब यहां पे माध्यमान कौन है? ये पहला आखिरी गया, दूसरा सेकंड लास्ट गया, 9 और 12 इनके बीच में होगा ना? हाँ या ना? 9 और 12 के बीच में कौन होता है? ये बताओ, 9 और 12 के बीच में कौन कौन होता है? 9
और 12 के बीच में 10 होता है, 11 होता है, और बस 10 और 11 होता है ना, हाँ या ना। अब ये 9 और 12 के बीच में 10 और 11 होता है, और 10 और 11 के बीच में कौन होता है? 10 और 11 के बीच में होता है 10.5। जानते हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? 10 और 11 के बीच में कौन होता है? 10.5। क्लियर है कि नहीं? बीचों बीच वाली जो वैल्यू होगी वही औसत होता है। तो कायदे से इसका एवरेज क्या आएगा बच्चे, बताएंगे? 10.5। क्लियर है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जो माध्य मान होता है वही एवरेज होता है। क्लियर है सभी को? अब आप ये बताइए यहां पे एवरेज क्या होगा? 5 और 20, ये पहला आखिरी गया। अब यहां पे किसके बीच में देखना है? 10 और 15। तो 10 और 15 के बीच में कौन होता है? तो अगर मैं पूछूंगा 10 और 15 में बताओ, तो 10 और 15 में बताओगे 10, 11, 12, 13, 14, 15। किसके किसके बीच में पूछा हूं? 10 और 15। तो ये दोनों कैंसिल। अब इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो 12 और 13 के बीच में क्या होता है? 12.5। क्या होता है? क्लियर है कि नहीं है? तो इसका एवरेज क्या कहलाएगा? 12.5। क्लियर है कि नहीं है बच्चे? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब मैं पूछता हूं यहां पे एवरेज बताओ इनके बीच में। ये तो पहला और आखिरी कैंसिल, दूसरा और सेकंड लास्ट भी कैंसिल, बीच में कौन दिख रहा है? तो इसका एवरेज क्या आएगा? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? लेकिन ये कब कर सकते हो? जब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? चाहे बढ़ते क्रम में हो चाहे। क्लियर है कि नहीं? और जो मिड वैल्यू होती है, जो माध्य मान होता है, वही क्या होता है? एवरेज। ये बात समझ में आए? सभी को क्लियर है? तो पहला रास्ता तो बेसिक सबको पता था, जोड़कर डिवाइड भी कर सकते। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते तो भी यही आता। सबको जोड़ो एक बार। 10 और 8 बोलो, नहीं तो यहीं पे ना बहुत। 10 और 8 18, 6 24, 4 28, 2 कितनी संख्याएं हैं? और 30/5 एवरेज 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से भी निकल सकता था कि नहीं? और एक तो मिड वैल्यू हो गया। क्लियर है कि नहीं? तीसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा एवरेज निकालने का। तीसरा तरीका होता है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा। तो एक और तरीका होता है एवरेज निकालने का, लेकिन कब? जब डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा क्या करेंगे बच्चे? 2, तब भी एवरेज निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करोगे तब भी एवरेज निकलेगा, लेकिन कब? जब डिफरेंस क्या हो? मतलब जब डिफरेंस सेम हो तभी ये वाला लगेगा, तभी ये वाला लगेगा। और ये तो हर जगह लगता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखते हैं पहली और आखिरी को जोड़कर देख लेते हैं सब में। पहली संख्या क्या दिख रहा है? और आखिरी संख्या 10 और 2 12/2 बटा 2 करना है, याद रखना। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली संख्या आखिरी संख्या 20 और 4 24/2। पहली संख्या आखिरी संख्या 18 3 21/2। क्लियर है कि नहीं? पहली संख्या आखिरी संख्या 5 और 20 25/2। क्लियर है? पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे 12। क्लियर है कि नहीं? तो आपके पास जब डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज निकालने के तरीके मैंने बता दिया। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं है? हाँ या ना? ये मैंने क्या लिखा? मिड वैल्यू। क्या लिखा है? मिड वैल्यू। और एक और बात बताना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके? समझ में आया? अब एक होता है माध्य पद। क्या होता है? माध्य वैल्यू तो एवरेज होता है, मिड वैल्यू क्या होता है? एवरेज। लेकिन कब? जब डिफरेंस क्या हो? सेम। और एक होता है माध्य पद। क्या होता है? माध्य पद, मिड टर्म जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड टर्म। और माध्य पद क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहां तक ओके है सभी को? क्या कॉपी में सबने लिख लिया है कि लिखना है? कौन कौन लिख रहा है अभी? लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, फिर मिड टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सभी का? लिख लियो सब लोग? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बोल रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। 5 7 9 11
13। दिख रहा है? ये बताओ इन संख्याओं में डिफरेंस सेम है कि नहीं है? पहले कितने कितने का है? 2-2 का। क्लियर है ना? डिफरेंस सेम है। अब मैं आपसे बोलता हूं, यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मिड टर्म। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? मिड टर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य पद। टर्म का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूं। ये जो दिख रहा है ये है पहला पद, ये है दूसरा पद। पहले पद की वैल्यू कितनी है? दूसरे पद की वैल्यू कितनी है? तीसरे पद की वैल्यू, चौथे पद की वैल्यू, पांचवें पद की वैल्यू। क्लियर है? ये पदों की वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? पदों का मान है। मैं बोलूंगा पहला पद कौन है, आखिरी पद कौन है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे जो मैंने एवरेज लिखवाया था ना कि फर्स्ट प्लस लास्ट, ये पद की बात है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू को ऐड करके बटा 2 करना है। क्लियर है कि नहीं? तो टर्म और वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया पहले? ठीक है। अब यहां पे मैं बोलता हूं मिड टर्म निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि जो मिड टर्म की वैल्यू होती है वही क्या होता है? एवरेज। वही क्या होता है? क्लियर है? मिड टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट एक तरीका होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है? n। जैसे यहां पे कितने पद हैं? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ पदों की कुल संख्या। ये बताइए कुल कितने पद हैं यहां? और +1 अपॉन 2 कर देंगे तो माध्य पद पता चल जाएगा। n + 1 अपॉन 2, n + 1 अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहां पे कितने पद हैं पहले बताइए, बोलिए। और 5 + 1 करेंगे और बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/2 मतलब कितना हो जाएगा? 3। मतलब माध्य पद कौन सा कहलाएगा? तीसरा। थर्ड टर्म जो होगा ना वही माध्य पद कहलाएगा। हाँ या ना? तो थर्ड टर्म कौन सा है? माध्य पद है। और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? तो माध्य पद की जो वैल्यू होती है उसे ही क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? माध्य मान। और उसे ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। क्लियर है कि नहीं? तो माध्य पद कौन सा है? तीसरा। और तीसरे पद का मान क्या है? 9। और 9 ही क्या कहलाएगा? एवरेज। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो माध्य पद और माध्य मान दोनों में अंतर समझ में आया? ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्वेश्चन अभी जब कराऊंगा तो लैंग्वेज यूज होगा। मिड टर्म कई बार बोलेगा, कई बार मिड वैल्यू बोलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है कि नहीं है? तो मिड टर्म की जो वैल्यू होती है वही एवरेज होता है, लेकिन कब? जब डिफरेंस क्या हो? सेम। समझ रहे हो कि नहीं? ओके सभी को? अच्छा, अभी n + 1 अपॉन 2 ये मिड टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है कि नहीं? n + 1 अपॉन 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? पदों की कुल संख्या। सही है कि नहीं? लेकिन कई बार हम इसको सॉल्व करते हैं और ये डिवाइड नहीं हो पाता। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं। 7, 9, 11, 13। थोड़ा खतरनाक दे दिए। 5, 7 वाला ही लिख लेते हैं। 5, 7, 9, 11 ये दे दिया मान लो। ये बताओ यहां पे माध्य पद कौन सा कहलाएगा? यहां पे माध्य पद मिड टर्म क्या होगा? कौन सा पद मिड टर्म होगा? यहां पे पदों की संख्या कितनी है? बोलो। और +1 अपॉन 2 करेंगे ना तो कितना हो गया? 5/2। 5/2 क्या होता है? 2.5। हाँ या ना? 2.5। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है और ये चौथा। तो 2.5 पद तो कोई होता ही नहीं। तो 2.5 पद निकालने के लिए दूसरा पद 2.5 के पहले क्या होता है? 2। और 2.5 के बाद थर्ड। तो यहां पे किसके किसके पद के बीच की वैल्यू होगी? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड टर्म का एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब सेकेंड टर्म कौन सा कहलाएगा? और थर्ड टर्म? तो आप सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है? 7। और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? 9। इन दोनों का एवरेज निकाल दो, वही औसत कहलाएगा। हाँ या ना? तो 7 और 9 का एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या? 7 और 9 को जोड़कर बटा 2 कर दें क्या? हाँ या ना? 7 और 9 को जोड़ने में कितना आता है? 16। और 16/2 क्या होता है? 8। अब वैसे भी पता है 7 और 9 के बीच में होता कौन है? 7, 8, 9। तो बीच में कौन होता है?
तो एवरेज तो 8 ही कहलाएगा ना मेरे भाई, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? मतलब अगर आप n+1/2 करते हैं और डेसिमल में आ जाए तो एक थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, 2.5 आया तो 2 और 3 के बीच का। क्लियर है कि नहीं है? 3.5 होता तो 3 और 4 के बीच का, 3 और 4 का एवरेज, हाँ या ना? 5.5 होता तो 5वें और 6वें का एवरेज। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई समस्या? तो ये मिड टर्म का अर्थ क्लियर हुआ। तो मिड टर्म की जो वैल्यू होती है वही एवरेज कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? और मिड टर्म निकालने का तरीका n+1/2। कोई समस्या हो तो बताइए। सबको अच्छे से समझ में आया? सहमत हो? कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो, संख्याओं की सीरीज होती है, संख्याओं की श्रेणी होती है जिनका डिफरेंस सेम होता है। वो कौन कौन सी होती है ये बता देते हैं बस, और फिर क्वेश्चन करा देंगे। क्लियर है कि नहीं? किन किन संख्याओं की सीरीज का डिफरेंस क्या होता है? सेम। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं? किन किन संख्याओं की सीरीज का डिफरेंस क्या होता है? सेम। अब हम वो बताने वाले हैं। पहले बताइए यहां तक ओके है कि नहीं? सबको समझ में तो आ गया है ना? कोई समस्या तो नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, नंबर हैविंग सेम डिफरेंस, सीरीज हैविंग सेम डिफरेंस, सीरीज हैविंग सेम डिफरेंस। उन सीरीज के बारे में जिक्र करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होता है? सेम। उन सीरीज के बारे में जिक्र करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होता है? सेम। कौन कौन सी होती है जिनका डिफरेंस सेम होता है बाय डिफॉल्ट? उनमें एक सीरीज होती है नेचुरल नंबर। कौन सी होती है? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अगर आपको कोई सीरीज ना बोले, बस प्राकृत संख्या बोल दे, तो मतलब वो सीरीज का डिफरेंस क्या होगा? सेम। और केवल प्राकृत संख्या नहीं बोलेगा, एक और शब्द यूज करेगा, कंसेक्यूटिव। क्या वर्ड यूज करेगा? कंसेक्यूटिव। हिंदी में कंसेक्यूटिव को क्या बोलते हैं? क्रमागत। क्रमागत प्राकृत संख्या। क्लियर है कि नहीं? अगर क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, प्राकृत संख्या मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से मिली है। प्रकृति से हमें मिली है काउंटिंग। क्या मिली है? काउंटिंग। जैसे मैं बोलूं इस पेड़ में, इस आम के पेड़ में कितने आम लगे हैं, तो आप कैसे गिनोगे? शुरुआत कहां से करोगे? 1 बोलोगे कि 0 बोलोगे? पहले आम को 0 बोलोगे कि 1 बोलोगे? 1। काउंटिंग हमेशा कहां शुरू होती? 1। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे ना। तो मुद्दा ये, जहां से काउंटिंग शुरू होती है, काउंटिंग कहां शुरू होती है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? तो प्राकृत संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है? सेम। जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने का डिफरेंस है बताएंगे? 1 का। कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 का है कि नहीं है? तो कंसेक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर बोलता है मतलब डिफरेंस सेम है, मतलब कहानी वही वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं जो हमने पढ़ाए हैं। क्लियर है कि नहीं? इसकी जगह और क्या बोलता है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? क्रमागत सम संख्या। अगर क्रमागत सम संख्या बोलता है तो भी डिफरेंस क्या होगा? सेम। क्रमागत सम संख्या कैसी होती है बताइए? जैसे सबसे पहली क्रमागत संख्या, अगर हम बेसिक ऐसी बात करें, बाकी नंबर सिस्टम में तो पढ़ेंगे, क्या होता है? क्रमागत सम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से भाग चला जाता है, जो 2 से, जैसे 2 4 6 8 10 12। अच्छा, 0 भी इवन नंबर होता है ना, याद रखना। बाकी मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे टॉपिक से। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे देखिए डिफरेंस कितने कितने का है, बोलिए। और यहां पे नेचुरल में कितने कितने का था? क्लियर है कि नहीं? हर एक बात इंपॉर्टेंट है जितना बता रहा हूं अभी। क्वेश्चन सबसे आते हैं, क्वेश्चन जितना भी चीज बता रहे। क्लियर है कि नहीं? पहले ही बताओ। तो इवन नंबर के बारे में समझ में आया, तो ये भी एक प्राकृतिक इवन नंबर और नेचुरल नंबर दोनों क्लियर हुए। और एक होता है बच्चे, तीसरा लिखिएगा, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इसमें भी डिफरेंस सेम रहेगा। कंसेक्यूटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से, लगातार।
विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है तो भी डिफरेंस सेम होगा। बताइए कैसे क्रमागत विषम होता है? 1 3 5 7 9 11, ये क्रमागत विषम कहलाता है बच्चे। क्लियर है कि नहीं? क्या कहलाता है मेरे भाई? क्रमागत विषम संख्या। कोई दिक्कत? विषम मतलब ये होता है जो 2 से भाग नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7। इनके बीच में भी डिफरेंस कितने कितने का है? बोलो। तो क्या सीखने को मिला सर? सम संख्या हो या विषम संख्या हो, डिफरेंस कितने कितने का होता है? 2 2 का। लेकिन प्राकृत संख्या में डिफरेंस कितने का होता है? 1 1 का। और सभी संख्याओं में डिफरेंस क्या है बच्चे? सेम है। क्लियर है कि नहीं? तो कहानी हम यूज कर सकते हैं जो भी पढ़ाए हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई समस्या? अब इसके बारे में और थोड़ा जो जानकारी है वो क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे आगे। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? एक होता है गैप का कंसेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम आपको कराते हैं कुछ सवाल जिससे आपके अंदर थोड़ा आएगा कॉन्फिडेंस। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को? नोट करिए जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया सबने? लिख लियो? लिख रहे हो? जल्दी लिखो। श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान हो। यहां तक क्लियर है सभी को? ये वो श्रेणी है जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान। अब शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बुकलेट में सब क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? पीडीएफ आपको वैसे भी अगर चाहिए हो तो मिल जाएगा, लेकिन बुकलेट में सब है। अब देखिए सवाल नंबर पहला क्या लिखा गया है? प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? What is the average of first 57 natural number? पहले 57 प्राकृत संख्या का मतलब होता है पहला कौन होगा? 1। प्राकृत संख्या पहला कौन है? प्राकृत संख्या पहला 1 है ना। फिर दूसरा कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? और पहले कितने बोला है? मतलब आखिरी कौन होगा? 57। तो पहले 57 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। ये बताओ, अगर पहले प्राकृत, पहले से बोल दिया मतलब 1 से शुरू किया है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है कि नहीं है? सेम है। तो एवरेज निकालने के हमने कितने तरीके बताए थे? 3। पहला तरीका क्या था? सबको जोड़कर बटा दो, लेकिन सबको जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा, हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या बताया था? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए मिड टर्म चाहिए होगा, निकाल सकते हैं लेकिन फालतू में समय जाएगा। और तीसरा तरीका क्या बताया था? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। सबसे बढ़िया यही था ना। तो पहली संख्या क्या दिख रहा है? आखिरी संख्या क्या दिख रहा है? और बटा क्या कर देंगे? तो 58 बटा क्या हो गया? तो कितना आंसर आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? मतलब एवरेज निकालने के हमने कितने तरीके बताए थे जब डिफरेंस सेम होता है? तो 3। लेकिन कौन सा कब यूज करना है वो धीरे धीरे सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादा बेटर इसमें कौन सा था? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। क्या ये बात क्लियर है सभी को? समझ में आया? बाकी इससे भी आता, इससे भी आता, लेकिन मिड वैल्यू के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ता? मिड टर्म। क्या निकालना पड़ता? मिड टर्म। और फिर उसके बाद निकालते, लेकिन उसमें समस्या होता ना, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता। तो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग कम से कम लगाना है। एग्जाम में कम से कम हेडक लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है? तो पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अब देखिए सवाल नंबर 2। 222 और 250 के बीच, लैंग्वेज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। 222 लिख लिए पहले, और फिर यहां पे लिख लिए 250, और इनके बीच का बोला है तो इनको लेना है क्या? बीच बोलता है तो इनको नहीं लेना है। जैसे मैं बोल दूं इनके और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इनके और इनके बीच में बोलते हैं तो वो पहले और आखिरी आदमी को नहीं लिया जाता, बीच वाले को पूछे हैं बस। क्लियर है कि नहीं? तो लैंग्वेज सिखाने के लिए मैंने बोला कभी भी बीच शब्द यूज करें। और इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया? बिटवीन।
बिटवीन बोलता है तो 222 और 250 को नहीं लेना है, उनके बीच वाले को लेना है बस। तो 222 और 250 के बीच के सभी कौन सी संख्या बताइए, सॉरी सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन। इवन मतलब जो किससे भाग जाता है, 2 से। तो 222 के बाद इवन नंबर कौन होगा, 224, फिर कौन होगा 226, फिर कौन सा होगा 228। इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। और आखिरी कौन सा होगा 248, 250 के पहले 248 होगा, 2 से जो जाएगा, हाँ या ना। 2 से संख्या वही जाता है जिसके इकाई की संख्या 2 से भाग जाए। तो ये सब 2 से जाते हैं जितना भी मैंने लिखा है, क्लियर है कि नहीं। अब इनका एवरेज निकालना है, मतलब 222 और 250 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उनका एवरेज निकालना है। इनकी बीच की संख्याएं यही सब हैं जो लिखी गई, हाँ या ना। और एवरेज निकालना है तो आप ये बताओ इसमें पहली संख्या कौन सी दिख रही है और आखिरी संख्या क्या दिख रही है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 कर देते हैं, तो पहली संख्या क्या हो गया 200 और आखिरी संख्या क्या हो गया 248, और बटे में क्या कर देंगे 2, हाँ या ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 200 200 कितना हो गया 400, और 8 4 क्या हो गया 12, और 2 और 4 6 और 1 7, और बटे में क्या आ जाएगा 2 2 2 नहीं 4 और ये 36, क्लियर है कि नहीं है। तो 236 आंसर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या किसी को। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस लैंग्वेज सिखाने के लिए मैंने बताया पहला और आखिरी को नहीं लिया। अच्छा पहला और आखिरी को लेते तो भी एवरेज यही आता कि अलग आता, हाँ वही आता, क्योंकि अगर एक पहला बढ़ा रहे हो तो आखिरी भी तो बढ़ा रहे हो ना, तो बीच का संख्या तो यही रहता ना, क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। जैसे मान लो 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, अगर एक आदमी यहां ऐड कर दिया, एक आदमी यहां ऐड कर, अभी भी बीच में यही रहेगा कि नहीं रहेगा। एक आदमी और यहां भी ऐड कर दिया, एक आदमी यहां भी ऐड, अभी भी बीच में यही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एवरेज में परिवर्तन नहीं आता अगर पहला और आखिरी नंबर जोड़ते जा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ जाए तीसरे में, कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई तीसरे सवाल में, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखें, ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है कि 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो 113 से, शब्दों को सिखा रहा हूं क्योंकि शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 113 से 159 तक, इंग्लिश में लिखा होगा फ्रॉम और टू, हाँ या ना। बिटवीन का मतलब बीच वाला, और फ्रॉम टू का मतलब उनको लेना है, क्लियर है कि नहीं। लैंग्वेज सिखा रहे हैं क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो क्या बोला है 113 से, मतलब 113 को भी लेना है और 159 को भी लेना, और 159 यहां ले लो। इनके बीच के सभी कौन सी लिखना है, विषम। विषम मतलब ऑड, जो 2 से भाग नहीं जाता। तो 2 से भाग कौन नहीं जाता, 113 के बाद कौन होगा 115, 117, इस तरीके से। उसके पहले कौन होगा 157, हाँ या ना। अच्छा इनको भी लेना है ना, 113 और 159 को लेना है, क्लियर है कि नहीं। और इनके बीच की जितनी भी विषम संख्या इनका एवरेज निकालना है। तो सबके बीच में डिफरेंस 2 2 का है, तो पहली संख्या लेना है तो क्या हो जाएगा 113, और आखिरी संख्या क्या हो जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे 2, क्लियर है कि नहीं है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत है क्या, बस पहले का आखिरी जोड़ के बटा 2 करो, काहे के लिए लिख रहे हो, क्लियर है कि नहीं। वो तो सिखा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को। जोड़ो इधर, 9 3 क्या हो जाएगा 12, 1 हासिल, 5 1 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और ये 2, और बटे में क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा बच्चे 136, हाँ या ना। तो एवरेज आ जाएगा 136। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। तो 3 सवाल अभी तक हमने किए हैं बेसिक के, जहां पे डिफरेंस क्या है सेम। कोई डाउट किसी को, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से नोट डाउन करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ें। तीनों क्लियर हो गया सभी को, चौथे सवाल में चलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। अब इधर आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर का सवाल क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 इज। अब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, लैंग्वेज पढ़िएगा। क्या बोला, 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणज। यहां पे एक शब्द लिखा है गुणज। गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल होता क्या है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है ये बता देता हूं, और बहुत आसान मीनिंग है क्योंकि इस नाम से भी समझ में आ रहा है गुणज।
गुणज मतलब गुणा हो रहा। जैसे अगर मैं बोल दूंगा कि 17 का गुणज कौन है, तो 17 का गुणज पहला गुणज कौन होता है, 17 का गुणा 1 से कर दो, 17 से का गुणा 1 से कर दो तो क्या आ जाएगा 17। 17 का दूसरा गुणज कौन हो जाएगा, 17 का गुणा किससे कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 34। 17 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, 17 तिया क्या हो जाएगा 51। हाँ या ना, ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा। क्लियर है। अगर मैं पूछूंगा 7 के गुणज लिखो, तो 7 का पहला गुणज कौन है 7, 7 का दूसरा गुणज, 7 का तीसरा गुणज, मतलब जिसका गुणज बोलते हैं उसका पहाड़ा पढ़ना है, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर है कि नहीं। तो 17 का गुणज बोल रहे हैं मतलब 17 के मल्टीपल। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे सवाल में बोला है कि 17 के प्रथम 7 अशून्य, अशून्य मतलब जो जीरो नहीं हो, नॉन जीरो होने चाहिए। तो नॉन जीरो में सबसे पहला 17 का गुणज कौन है, 17 एकम 17। हाँ यार, दूसरा कौन हो जाएगा 17 दूनी 34। इस तरीके से लिखना है। क्लियर है। और कितने लिखने हैं 17, सॉरी कितने लिखने हैं 7 लिखने हैं, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 17 गुणे 7। क्लियर है कि नहीं। तो ये बच्चे हो जाएंगी संख्याएं। अब इनके बीच का डिफरेंस भी बच्चे 17 का ही होगा। अगर कोई संख्या 17 का गुणज है तो डिफरेंस भी 17 का आता है। कैसे, 17 एकम 17 दूनी, तो दोनों में अंतर कितने का होता है 17, 17 तिया 51 और 34 में डिफरेंस कितने का होता है 17 का। क्लियर है कि नहीं। तो अगर 8 का गुणज बोलेगा तो 8 का डिफरेंस होता है, 9 का गुणज बोलेगा तो 9 का डिफरेंस होता है, 17 का गुणज बोले तो 17 का। तो 17 के 7 अशून्य गुणज लिखने थे, तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे 7 तक लिख दिए। अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना, औसत। एवरेज निकालने में सबसे पहले ये पता चल गया डिफरेंस सेम है कि नहीं है। डिफरेंस कितने कितने का है 17 डिफरेंस सेम है। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो, यही ना करना है। पहली संख्या क्या है 17 गुणा 1 है, और आखिरी संख्या क्या है 17 गुणा, और बटे में क्या कर देंगे 2। दोनों जगह कितना है कॉमन, दोनों जगह सेम नंबर कौन कौन सा है 17। तो 17 को क्या ले लेते हैं कॉमन, 17 को बाहर निकालिए और अंदर क्या बचेगा 1 + 7, और ये बटे में क्या है बच्चे 2। तो ये 17 हो गया, 7 और 1 क्या हो गया 8 बटा 2, और 2 चौके क्या हो गया 8, और 2 चौके 8 हो गया, और 17 चौके कितना होता है बच्चे 102। 17 चौके कितना होता है, सॉरी 68 होता है, सॉरी 17 चौके कितना होता है 68। 17 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 68। क्या ये बात क्लियर है। तो एवरेज कितना आ जाएगा 68। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आया, हाँ या ना। तो बताइए क्वेश्चन टफ है क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सभी को। लेकिन हाँ, आप शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं तो आपको सब समझ में भी आते जाएगा। लेवल ओवल कुछ नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सब बनेगा, नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं बनेगा। यहां तक ओके सभी को, समझ में आया। कोई डाउट, कुछ पूछना है, आगे बढ़े चलिए। तो ये हमने कितने सवाल अभी तक उड़ा दिए 4, और विद कंसेप्ट बेसिक का। अब आते हैं 5वें सवाल में। 5वां सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 5वां सवाल क्या लिखा है, इसको भी पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखें। 5वां नंबर का सवाल, 5वां सवाल कहा है बच्चे कि 14 और 61 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत है। 14 और 61 के बीच, वो भी किसके, 14 और 61 के बीच बोला है, बीच वाले को लेना है। और किसके विभाज्य होने चाहिए 5। अच्छा, विभाज्य मतलब होता है जो 5 से डिवाइड हो। तो यहां पे लिखा होगा इंग्लिश में डिविजिबल। क्या लिखा है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब होता है जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो। एक तरह से 5 के जो गुणज होते हैं वही 5 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो आप ये बताइए 5 से डिवाइड होने वाले 14 और 61 के बीच में बोला है, तो 14 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 5 से डिवाइड होता है, बताइए 15। फिर कौन सा होता है जो 5 से डिवाइड होगा 20। 5 से डिवाइड होने का मतलब 5 का डिफरेंस होना। क्लियर है कि नहीं। और 61 तो होगा नहीं, 61 के पहले कौन सा होगा बताइए 60, जो 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बच्चे 5 का डिफरेंस भी सेम रहेगा, और उनका क्या निकालना, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा दो। पहली संख्या क्या दिख रहा है 15, आखिरी संख्या क्या दिख रहा है बच्चे 60, और बटे में क्या कर देंगे बच्चे 2। हाँ या ना। 60 और 75 कितना होता, 15 कितना होता, 75 बटा दो, कितना आ जाएगा बच्चे 37.5, और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 37.5। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे करना है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो 5 क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कोई डाउट। तो आज इतना ही रखें, 5 क्लियर है ना। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम इसी के सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेकंड क्लास हम कल रखेंगे और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा और इसमें कोई समस्या नहीं होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी हम कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी हम दे देंगे वैसे, बाकी आप लोग के पास बुकलेट तो है ही। ठीक है, थैंक यू।